दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की कहानी एक मर्डर केस के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें धीरे धीरे जिस पर भी शक जाता है वो आदमी उल्टा मरने लगता है और ये केस और पेचीदा बन जाता है। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत दिव्या नाम की लड़की से होती है, जो रात में कहीं जा रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि दिव्या के पिता दूसरे गांव में जाकर दूध सप्लाई करते हैं, इसलिए आज उनके ना जाने की वजह से खुद दिव्या दूसरे गांव में दूध देकर वापस अपने गांव लौट रही होती है। अब इसी बीच रास्ते में उसका पिता फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है, क्योंकि टाइम थोड़ा ओवर हो गया है। जिस पर दिव्या जवाब देती है कि वो रास्ते में ही है, लेकिन जल्द ही घर पहुंच जाएगी। अब थोड़ी देर के बाद अचानक उसकी बाइक बंद हो जाती है और वो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। ऊपर से सड़क सुनसान थी और वो रास्ते पर अकेली थी, जिस वजह से उसे डर लगने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक एक अनजान आदमी जिसने मंकी मास्क पहना हुआ था, वो दिव्या के पास आता है और उसके सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे दिव्या वहीं बेहोश हो जाती है और वो आदमी वहां से चला जाता है। अब दूसरे सीन में हमें कीर्ति नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसके पिता हमेशा शराब पीते रहते हैं और कोई काम नहीं करते, जबकि कीर्ति की माँ रोज उन्हें डांटती है कि डेली शराब पीते हो और कोई काम नहीं है, इससे तो अच्छा कि एक बार जहर पीकर मर जाओ। अब इसी घर में काशी नाम का एक आदमी भी रहता है, जो असल में कीर्ति का मामा है और फिलहाल एक कांस्टेबल की जॉब करता है। काशी की बात करें तो उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, ऊपर से उसका जीजा कुछ नहीं करता, इसलिए वो अपनी बहन के घर पर ही रहता है। हम देखते हैं कि काशी रोज कीर्ति को कॉलेज छोड़ने जाता है और जब भी वो घर से निकलता है तो कीर्ति का पिता उससे अपनी शराब के लिए पैसे मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कीर्ति के कॉलेज को देखते हैं। वहाँ हमें अभी नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो असल में गांव के एमएलसी का बेटा था। अब हम देखते हैं कि वो क्लासरूम में एक लड़की को जबरदस्ती हैरास करता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज मेरे पिता का है। इतना ही नहीं, ये अभी कॉलेज में भी हर वक्त गुंडागर्दी करता रहता है। इसी चीज से तंग आकर एक लड़के ने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद अभी फौरन उस लड़के के पास जाकर उसे बुरी तरह से पीटता है और धमकाता है कि वो आगे से ऐसा ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। खैर, अब कीर्ति अपने कॉलेज पहुंचती है और अपनी ओनली बेस्ट फ्रेंड गीता से मिलती है। अब थोड़ी देर के बाद वो अभी गीता के पास आता है और उसे कहता है कि मैं कीर्ति को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए वो कीर्ति को अभी के लिए मनाए। लेकिन गीता उसे जवाब देती है कि कीर्ति को प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपने परिवार से प्यार करती है, इसलिए उससे बात करना बेकार है। उधर हम देखते हैं कि काशी अपने पुलिस स्टेशन लौटता है, जहां हमें पता चलता है कि उसका सीनियर कांस्टेबल उसका एक अच्छा दोस्त है। अब वो दोनों एक होटल में चाय पी रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर देखने पर वो उसके पास जाते हैं और इसका रीजन पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि मैं नहाने के लिए गई थी और इसी बीच कोई मेरे घर से सोने की चेन चुरा कर ले गया। अब काशी फौरन आसपास के लोगों को रोक लेता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। फिर सभी के हाव भाव देखकर वो असली चोर का पता लगा लेता है और जब वो उसकी जेब चेक करता है तो उसमें उसे वो चेन मिल जाती है। इसके बाद सीन वापस पुलिस स्टेशन आता है, जहां हम महती नाम की एक लेडी कांस्टेबल को देखते हैं। इसको देखने से पता चलता है कि ये काशी को दिल ही दिल में प्यार करती है। लेकिन इसी बीच पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर महती को अपने केबिन में बुलाकर उससे कुछ फाइल्स निकलवाता है और इस बहाने से वो उसे गंदी नजरों से देखता रहता है। अब सीन अभी के पिता यानी गांव के एमएलसी पर शिफ्ट होता है, जो अब तक गरीबों की जमीनें हड़प हड़प कर अपनी राजनीति में इतना आगे बढ़ा है। आज हम देखते हैं कि वो एक इंस्पेक्टर के पास आता है, जिसे वो रिश्वत देने लगता है। यहाँ वो एमएलसी इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन नजदीक है और मैं इसे बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाना चाहता हूँ, जिस वजह से उस प्रोग्राम में बड़े बड़े वीआईपी आएंगे। इस तरह वो उस इंस्पेक्टर को पूरी व्यवस्था संभालने को कहता है, क्योंकि इस बार वो विधायक बनना चाहता है, जिसके लिए उसे इन बड़े बड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी। उधर पुलिस स्टेशन में वो सीनियर कांस्टेबल काशी से कहता है कि महती तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो अच्छी लड़की है, अपने परिवार के बारे में बहुत सोच लिया, अब थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। और इस तरह से वो काशी को खुद की शादी और फ्यूचर के बारे में सोचने की सलाह देता है। लेकिन काशी उससे कहता है
कि मैं भी महती को पसंद करता हूँ, पर मैंने कभी उसे उस नजरिए से नहीं देखा। लेकिन अगर मुझे समय मिला तो मैं इस बारे में महती से बात करूंगा। इस तरह अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। काशी और महती करीब आने लगते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि एक पिता अपनी छोटी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में आता है और अपनी बड़ी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ये असल में उसी दिव्या का पिता और उसकी छोटी बहन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वो इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि तुम्हारी लड़की का नाम क्या है, कॉलेज कौन सा है और गांव कौन सा है। तो दिव्या के पिता से उसे पता चलता है कि दिव्या 2 दिन पहले दूध डालने पड़ोस के गांव गई थी और रात को वापस नहीं लौटी। उसके बाद इन लोगों ने काफी ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लेकिन इंस्पेक्टर फिलहाल उसकी मदद करने के बजाय उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी दिव्या जवान है तो शायद अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, इसलिए 2-3 दिन में अपने आप लौट आएगी। ये सुनकर दिव्या की छोटी बहन कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि सभी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन बाद में सच पता चलता है कि सच्चाई क्या है। अब उसकी बातें सुनकर वो पिता और बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस उनकी मदद करेगी, लेकिन इंस्पेक्टर की अनाप शनाप बातों से निराश होकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब काशी भी खड़े खड़े ये सब सुन रहा होता है, लेकिन इंस्पेक्टर की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि काशी अपनी भांजी कीर्ति को एक नई गाड़ी गिफ्ट करता है और कीर्ति उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर काशी उससे कहता है कि अब वो इस गाड़ी से खुद कॉलेज जा सकती है, यानी अब उसे कॉलेज जाने के लिए अपने मामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी बीच दोनों मामा भांजी साथ में बाजार से सब्जी लेने जाते हैं और वहाँ काशी को उसका सीनियर इंस्पेक्टर दिखता है, जो काशी के साथ कीर्ति को देखकर पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो काशी उसे बताता है कि ये मेरी भांजी है, लेकिन ये इंस्पेक्टर उस बच्ची पर भी अपनी गंदी नजर डालने लगता है। उधर हम देखते हैं कि वो एमएलसी अपने बेटे अभी को बुलाकर उससे कहता है कि वो उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाने वाला है, जिसमें बड़े बड़े वीआईपी लोग आएंगे, इसलिए उसे भी अब राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना चाहिए। फिर अपने जन्मदिन वाले दिन अभी कॉलेज में अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है और साथ ही गीता से कहता है कि वो कीर्ति को भी बुलाए। लेकिन गीता फिर उससे कहती है कि कीर्ति को पार्टियां पसंद नहीं है और वो कहीं आती जाती भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अब उस पार्टी की रात काशी वहां सिक्योरिटी के लिए मौजूद होता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि एमएलसी ने इंस्पेक्टर को अच्छा इंतजाम और सिक्योरिटी रखने को कहा था, इसलिए बाकी अच्छे पुलिस वालों की तरह काशी की भी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी। उधर गीता कीर्ति से पार्टी में चलने को कहती है, लेकिन कीर्ति इसके लिए मना कर देती है। पर जब गीता कहती है कि उसे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, तो कीर्ति आज के दिन पार्टी में जाने को मान जाती है। अब वो दोनों पार्टी में पहुंचती हैं, तो काशी उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कीर्ति बताती है कि अभी उसका क्लासमेट है और उसने बाकी स्टूडेंट्स की तरह उसे भी पार्टी में बुलाया है। तो ये सुनकर काशी कहता है कि ठीक है, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद तुरंत घर चली जाना, ज्यादा देर मत करना। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में एक बड़ा मंत्री आता है, जिसके बाद पार्टी की धूमधाम से शुरुआत होती है। अब इस बीच कीर्ति जब वॉशरूम जाती है तो अभी उसे खींचकर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बदले कीर्ति उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब अभी की ये हरकत उसके दोस्त भी देख लेते हैं, इसलिए पार्टी खत्म होने के बाद वो अभी को भड़काने लगते हैं, जिसके बाद अभी अपने दोस्तों से कहता है कि कीर्ति ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि कीर्ति और गीता बाइक से घर लौट रही होती हैं। तभी कीर्ति गीता से कहती है कि वो उसे पास में ही छोड़ दे, क्योंकि उसका घर नजदीक है। वैसे भी रात हो चुकी है, तो गीता को भी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहिए। तो ये सुनकर गीता उसे उसके घर से थोड़ी दूर उतारकर सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर अकेले जाते वक्त कीर्ति को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। पर तभी सुनसान रास्ते पर वही मंकी मास्क पहनने वाला आदमी कीर्ति के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह किसी आदमी को एक जगह पर लड़की की लाश दिखती है, जिसके बाद वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद जब काशी अपनी रात की ड्यूटी खत्म करने के बाद सुबह अपने घर लौटता है, तो उसकी बहन बताती है कि कीर्ति कल रात पार्टी से नहीं लौटी और उसका फोन भी बंद है। तो काशी कहता है कि कीर्ति तो रात में ही उससे पहले चली गई थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कीर्ति के साथ गीता भी मौजूद थी, इसलिए अब वो गीता को फोन करता है, जो उसे बताती है कि उसने कीर्ति को घर के पास छोड़ दिया था और वो अपने घर के लिए निकल गई थी। फिर हम देखते हैं कि एक कांस्टेबल काशी को किसी जगह पर बुलाता है, जहां पहुंचकर काशी देखता है कि वो लाश कीर्ति की है, जिसके चेहरे पर मंकी मास्क है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इतने में कीर्ति की माँ भी वहां पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगती है।
फिलहाल काशी इतना शॉक में होता है कि उसका दिमाग काम ही नहीं करता और इस तरह ये एक मर्डर केस होने के कारण पुलिस कीर्ति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर 2 दिन बाद काशी, महती और एक दूसरा कांस्टेबल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कीर्ति की हत्या बेरहमी से की गई थी, जिसमें कि पहले उसके शरीर पर जोरदार वार किया गया था, फिर उसे टॉर्चर किया गया जिसमें कि चेहरे को गर्म लोहे की रॉड से जलाया गया और इसके बाद आखिर में उसका गला काटकर मार दिया गया। डॉक्टर कहता है कि वो हत्यारा जरूर कोई साइकोपैथ ही हो सकता है, क्योंकि इस तरह की हत्या कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये सुनकर काशी को बहुत गुस्सा आता है और वो महती से कहता है कि अगर वो हत्यारा मुझे मिल गया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब काशी अपनी भांजी के केस को सीरियसली लेता है और इसीलिए वो अपने साथी कांस्टेबल के साथ कीर्ति के कॉलेज पहुंच जाता है। फिर वहां वो दोनों कीर्ति की सहेली गीता से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कीर्ति का कोई दुश्मन या बॉयफ्रेंड था। तो गीता कहती है कि कीर्ति का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन हाँ, पार्टी में उस रात अभि ने उसके साथ बदतमीजी की थी, जिसके कारण कीर्ति ने उसे थप्पड़ मारा था और हम दोनों वहां से चले आए थे। इस तरह अब काशी गीता से अभि का नंबर लेकर उसे फोन करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए अब वो सीधा एमएलसी के पास जाता है, लेकिन रास्ते में दूसरा कांस्टेबल उससे कहता है कि उस एमएलसी से थोड़ा संभल कर बात करना, वो थोड़ा टेढ़ा आदमी है। खैर, अब काशी उसके पास जाकर कहता है कि मुझे आपके बेटे से जरूरी पूछताछ करनी है, इसीलिए फौरन उसे बुलाइए। अब वो एमएलसी पूछता है कि बात क्या है, हुआ क्या है। तो काशी कहता है कि कीर्ति नाम की लड़की की हत्या में आपका बेटा मेन सस्पेक्ट है, इसलिए उसको बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन ये सुनते ही एमएलसी गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ खड़े हो? तुम 2 कौड़ी के कांस्टेबल मुझे ऑर्डर दे रहे हो, जबकि तुम्हारा इंस्पेक्टर भी मेरे सामने सिर झुकाता है। तभी दूसरा कांस्टेबल काशी को समझाकर बाहर लाता है और कहता है कि बिना सबूत के एमएलसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना हमारा केस बिगड़ जाएगा। फिर काशी कहता है कि उसे पूरा शक है कि अभी नहीं कीर्ति को मारा होगा और अब वो कहीं छुपा हुआ है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी किसी तरह बाहर निकालना होगा। फिर हम देखते हैं कि उस रात गांव के डंपिंग यार्ड में एक आदमी जेसीबी से कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक लाश दिखती है, जिसके चेहरे पर भी वही मंकी मास्क लगा हुआ था। इसके बाद वो फौरन उस लाश को बाहर निकालता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है और जब पुलिस वहां आकर देखती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लाश असल में खुद अभि की होती है। फिर ये पता चलते ही वो सीनियर कांस्टेबल जल्दी से काशी को फोन करके बताता है कि डंपिंग यार्ड में अभि की लाश मिली है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। और जब ये खबर उस एमएलसी को पता चलती है तो वो भी वहाँ पहुंचकर अपने बेटे की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन इसी बीच एमएलसी की नजर काशी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एमएलसी शक करते हुए कहता है कि तुम ही मेरे बेटे के पीछे पड़े थे, इसलिए तुमने ही उसको मारा होगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतने में इंस्पेक्टर आकर एमएलसी को संभालता है और उसे समझाता है कि सर, आपको गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि काशी ऐसा नहीं कर सकता, बाकी मैं उसको देख लूंगा। इसके बाद पुलिस स्टेशन में आते ही वो इंस्पेक्टर काशी को डांटता है कि वो आखिर उससे बिना पूछे एमएलसी के घर क्यों गया और उसके बेटे अभि को संदिग्ध कैसे मान लिया। इंस्पेक्टर आगे कहता है कि एमएलसी अब तुम पर शक कर रहा है, क्योंकि तुम उसके बेटे को ढूंढ रहे थे, इसलिए अब तुम्हें खुद ठीक से रहना होगा। तो इस तरह से वो उसे सावधान रहने की सलाह देता है और उससे कहता है कि तुम इस केस से दूर रहो, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। अब इंस्पेक्टर के जाने के बाद वो सीनियर कांस्टेबल काशी को अपने पास बुलाकर पूछता है कि क्या तुमने ही अभि को मारा है? अगर ऐसा है तो सच बता दो, वरना वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन काशी उससे कहता है कि आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा? अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उससे पूछताछ करता, और क्योंकि मेरे पास गवाह था कि उसने कीर्ति को परेशान किया था, इसलिए शायद उसने ही उसे गायब किया होगा। लेकिन वो आगे कहता है कि अब कीर्ति और अभि की हत्या एक ही तरीके से हुई है, इसलिए शायद हत्यारा एक ही होगा, और जैसा कि डॉक्टर ने बोला था वो कोई साइको ही होगा। फिर हम देखते हैं कि एमएलसी के कहने पर वो इंस्पेक्टर अभि के केस की जांच में लग जाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। इसके बाद वो अभि के दोस्त इब्राहिम के घर जाता है, जहां इब्राहिम के माता पिता उसे बताते हैं कि वो 2 दिन से घर नहीं आया है। तो इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि अगर इब्राहिम फोन करे या घर वापस आए तो वो उसे फौरन पुलिस स्टेशन आने को कहे।
इसके बाद डीसीपी इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाता है और उससे इन 2 हत्याओं के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मीडिया की नजर इस केस पर है, इसलिए इसे जल्दी से सुलझाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये एक सीरियल किलिंग लग रही है, इसलिए आगे भी मर्डर होने के चांसेस होंगे। उधर हम देखते हैं कि काशी महती और सीनियर कांस्टेबल अभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अभी को भी कीर्ति की तरह टॉर्चर करके गला काटकर मारा गया था। फिर सीनियर कांस्टेबल काशी को बताता है कि बड़े साहब भी अभी के दोस्त इब्राहिम के घर गए थे, लेकिन इब्राहिम 2 दिनों से अपने घर से गायब है, इसलिए हो सकता है कि वो इस बारे में कुछ जानता होगा। साथ ही मैंने सुना है कि ये इब्राहिम किसी ड्रग रैकेट के साथ काम करता है। तो इस तरह अब काशी और वो सीनियर कांस्टेबल एक पुराने बंगले के पास जाते हैं, जहां उन्हें वो इब्राहिम ड्रग्स लेते हुए कुछ लोगों के साथ दिख जाता है। लेकिन पुलिस को देखते ही वो सभी वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उन सभी का पीछा करते हैं, लेकिन उल्टा वो काशी पर पत्थर फेंककर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद महती और सीनियर कांस्टेबल मुश्किल से काशी को बचाकर घर लाते हैं। यहाँ पर काशी की बहन उसकी हालत को देखकर दुखी होते हुए कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया या वो भी उनसे दूर गया तो वो किसके लिए जिएंगे। जिस पर काशी कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन वो कीर्ति के हत्यारे को नहीं छोड़ेगा। खैर, अब अगले दिन पुलिस को एक और लाश मिलती है, जो इस बार इब्राहिम की होती है। और हैरानी की बात ये थी कि उसे भी कीर्ति और अभी की तरह ही मारा गया था। यानी पुलिस बार बार जिसे हत्यारा समझकर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे उल्टा वही लोग मरते जा रहे थे। अब काशी महती और वो सीनियर कांस्टेबल होटल में बैठकर इस केस पर चर्चा करते हैं। तो काशी कहता है कि जिस पर भी शक किया वो मर गए। पहले उसने सोचा कि अभी ने कीर्ति को मारा, लेकिन फिर अभी की लाश मिली। फिर इब्राहिम पर शक हुआ, लेकिन अब उसकी भी लाश मिली। वो आगे कहता है कि तीनों को एक ही आदमी ने मारा होगा और अगला निशाना गीता हो सकती है, क्योंकि सभी मृतक एक ही कॉलेज के थे और उन तीनों की म्यूचुअल फ्रेंड थी गीता। इसलिए काशी अब महती से कहता है कि वो गीता पर नजर रखें, क्योंकि वो उसके घर के पास ही रहती है। उसे लगता है कि गांव का ही कोई आदमी वो सीरियल किलर है, जो कि बहुत ही चालाक है, इसलिए उन लोगों को उससे 2 कदम आगे रहना होगा। अब उसी रात महती काशी को फोन करके कहती है कि एक मंकी मास्क वाला आदमी अभी अभी गीता के घर से गुजरा है। तो काशी कहता है कि तब तक वो उसे फॉलो करे और इतने में वो भी जल्दी आ जाएगा। इस तरह अब महती चुपके से उसका पीछा करती है और तभी काशी वहाँ पहुंचकर मास्क वाले से पूछता है कि वो कौन है और वहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वो आदमी उसे देखकर फौरन भागने लगता है और काफी लंबी चेज के बाद भी वो एक खेत में घुसकर बच निकलता है। लेकिन तभी उस खेत के पास कई मास्क वाले लोग काशी को घेर कर मारने की कोशिश करते हैं। अब काशी उनसे जमकर लड़ता है और इसी बीच एक आदमी का मास्क हटने पर वो देखता है कि वो तो एमएलसी के आदमी हैं। यानी असल में वो लोग एमएलसी ने भेजे थे, क्योंकि एमएलसी को शक था कि काशी ने ही उसके बेटे को मारा होगा। लेकिन इस बार वो लोग काशी की मार से उल्टा भाग जाते हैं और तभी उसी वक्त असली मास्क वाला किलर वहां आ जाता है। इसके बाद काशी उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और पूछता है कि आखिर उसने कीर्ति और अभी को क्यों मारा। पर इतने में एक दूसरा कांस्टेबल वहां आकर कहता है कि ये आदमी तो पागल और गूंगा है, इसको क्यों मार रहे हो? जरूर किसी ने इसे ये मास्क दिया होगा, इसलिए ये गांव में बिना सोचे समझे इधर उधर घूम रहा होगा। इस तरह अब वो उस आदमी को पुलिस स्टेशन से भेज देता है। लेकिन इससे काशी और उलझ जाता है कि आखिर वो हत्यारा कौन है। लेकिन अगली सुबह पुलिस को तालाब में एक और लड़की की लाश मिलती है और चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये लाश असल में दिव्या की होती है, वही लड़की जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। अब पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर काशी से कहता है कि दिव्या को कीर्ति की तरह ही मारा गया था। तो काशी पूछता है कि मारा गया था से मतलब? जिस पर डॉक्टर कहता है कि चौंकाने वाली बात यह है कि दिव्या का मर्डर पहला था, जो कि 15 दिन पहले हो चुका है। तो ये सुनकर काशी और शॉक में आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। इसके बाद काशी जांच के लिए दिव्या के घर जाता है, जहां उसके माता पिता उसे डांटते हैं कि वो तो पुलिस स्टेशन मदद मांगने गए थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी मारी गई। खैर, अब काशी उन्हें समझाता है कि सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की भांजी कीर्ति, एमएलसी का बेटा अभी और कुछ लोगों को भी इस तरह से मारा गया है। अब वो उनसे थोड़ी मदद मांगता है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके। फिर उसे पता चलता है कि दिव्या ना तो कीर्ति को जानती थी और ना ही अभी को, ऊपर से उसका कॉलेज भी अलग था। यानी यहाँ पर ये कनेक्शन टूट रहा था कि सभी मरने वाले एक ही कॉलेज से थे और एक दूसरे को जानते थे। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि दिव्या को डांस का बहुत ही शौक था, इसीलिए वो डांस क्लास भी जाती थी। तो अब काशी सीधा दिव्या की डांस क्लास में जाता है
और उसकी ट्रेनर से पूछता है कि क्या दिव्या का कोई बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ वो ज्यादातर देखी जाती हो। तो वो मैडम उसे बताती है कि उसके साथ स्वप्ना नाम की एक लड़की भी डांस सीखने आती थी जो दिव्या की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन कुछ महीने से वो भी क्लास नहीं आ रही। अब इस बीच महती काशी को फोन करके कहती है कि गीता कहीं नजर नहीं आ रही और ऊपर से उसका फोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा। इसके बाद काशी फौरन साइबर क्राइम वाले को फोन करके गीता का नंबर ट्रेस करने को कहता है और जब ट्रेसिंग के जरिए उसकी लोकेशन मिलती है तो काशी वहां के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो देखता है कि वहां कोई नहीं है और इतने में उसे वापस से साइबर ऑफिस से फोन आता है कि गीता का फोन अभी थोड़ी देर पहले ही स्विच ऑफ हो गया है, जबकि वो थोड़ी देर पहले उसी जगह पर एक्टिव था। इस तरह अब काशी निराश होकर एक ढाबे के पास जाकर बैठ जाता है और तभी वो एक आदमी के गले में एक चेन देखता है। वो चेन देखकर उसे याद आता है कि जब दिव्या की लाश तालाब से निकाली जा रही थी तब एक चेन पानी में गिर गई थी, इसलिए अब काशी फौरन तालाब पर जाकर पानी में कूदता है और उस चेन को ढूंढ लेता है। उधर दूसरी तरफ हम गीता को देखते हैं जो इस वक्त किसी अनजान जगह पर उस कातिल के कब्जे में होती है। इधर उस चेन को देखने पर उस चेन में एक लॉकेट होता है जिसको खोलने पर काशी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका ही वो सीनियर कांस्टेबल होता है जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अब काशी फटाफट सीनियर कांस्टेबल के घर जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होता। लेकिन फिर काशी देखता है कि वो कांस्टेबल चुपके से कहीं जा रहा है, इसलिए अब वो चुपचाप उसका पीछा करता है और किसी जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन अब वो कांस्टेबल काशी को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। हालांकि काशी उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि वो कांस्टेबल उससे कहता है कि काशी मुझे इस लड़की को मारने दो वरना मेरी बेटी मर जाएगी। ये सुनकर काशी शॉक हो जाता है और थोड़ा हल्का पड़ जाता है और तभी अचानक उस कांस्टेबल की लड़की आकर पीछे से काशी पर हमला कर देती है, लेकिन काशी उसे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है। इसके बाद वो लड़की सीधे गीता को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इतने में काशी बीच में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उस सीनियर कांस्टेबल से सवाल करता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और तुम ये सब क्या कर रहे थे। तो वो सीनियर कांस्टेबल उसे बताता है कि अगर मैंने गीता को नहीं मारा तो मेरी बेटी मर जाएगी। जिस पर काशी पूछता है कि ये सब क्या बोल रहे हो, आखिर ऐसे कैसे मर जाएगी। तो इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि उस सीनियर कांस्टेबल की बेटी का नाम स्वप्ना है। हमें पता चलता है कि इस स्वप्ना की मां नहीं होती, इसलिए उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही स्वप्ना भी अपनी खूबसूरती का बहुत ही ख्याल रखती थी। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि स्वप्ना और वो एमएलसी का बेटा अभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन स्वप्ना अपने पिता को एक चेन गिफ्ट करती है जिसमें स्वप्ना और उसके पिता की फोटो होती है। इस बीच स्वप्ना अपनी डांस क्लास जाती है जहाँ दिव्या से उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन दिव्या के पास फीस के पैसे नहीं होते तो स्वप्ना उसे अपने पैसे दे देती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्वप्ना दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। अब एक दिन स्वप्ना सोकर उठती है तो उसके गाल पर छोटा सा तिल दिखता है जिसे वो अपने पिता को बुलाकर दिखाती है। फिर उसका पिता कहता है कि ये कुछ नहीं बल्कि छोटा सा पिंपल है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। खैर, तो इस तरह अगले दिन स्वप्ना का पिता उसे स्किन डॉक्टर को दिखाने ले जाता है। फिर वो डॉक्टर उसे चेक करके कहती है कि स्वप्ना के चेहरे पर एक रेयर बीमारी है जो किसी तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी वो उसे दवाओं से खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इससे वो बीमारी कब तक सही हो जाएगी या सही होगी भी या नहीं। तो इस तरह से अब स्वप्ना का इलाज चलता रहता है। फिर अगले दिन स्वप्ना अपने चेहरे पर मास्क पहनकर अपने कॉलेज जाती है जहां उसके चारों बेस्ट फ्रेंड्स मौजूद होते हैं, कीर्ति, गीता, अभी और इब्राहिम। अब स्वप्ना के चेहरे पर उस जख्म को देखकर इन चारों को उससे घिन होने लगती है। हालांकि स्वप्ना कहती है कि इसका इलाज चल रहा है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उन लोगों के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी उससे दूर रहने लगते हैं। वो ये भी कहती है कि उसकी ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, लेकिन फिर भी कोई उसकी नहीं सुनता। फिर धीरे धीरे वो जख्म पूरे चेहरे पर फैल जाता है और बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसके फ्रेंड्स धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। फिर कीर्ति और गीता डांस क्लास में भी दिव्या से यही बात कहती हैं, जबकि अभी तो स्वप्ना को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है और कीर्ति पर फोकस करता है, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसी बीच एक दिन अभी स्वप्ना से कहता है कि मुझे तुम्हें देखते ही घिन आती है, इसलिए अब मुझसे दूर रहो, हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो चुका है। इस तरह जब सभी स्वप्ना को इग्नोर करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे गहरी डिप्रेशन में चली जाती है। अब वो कई दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं आती, ना तो वो खाना खाती है और ना ही पानी पीती है।
जिस वजह से उसके पिता उससे बहुत ही परेशान रहने लगते हैं। फिर जब कोई उससे मिलने ही नहीं आता तो वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसे बचा लेते हैं। अब स्वप्ना के पिता उससे कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगी, क्योंकि ये बीमारी तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर रही है। इसलिए बेटा मेरी बात मानो और खाना शुरू करो, नहीं तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। जिस पर स्वप्ना कहती है कि पापा हम क्यों मरेंगे, हमने क्या किया है, इसलिए अब हम उनको मारेंगे जिनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तो ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि मार देंगे, आखिर किसे मारोगी और उन्होंने ऐसी क्या गलती की है, तुम्हें तो ये बीमारी भगवान और किस्मत से मिली है, इसमें उनका क्या दोष। तो ये सुनकर स्वप्ना और हिंसक हो जाती है और कहती है कि हाँ पापा आप सही कह रहे हो, उनकी नहीं बल्कि सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं ही मर जाऊंगी। लेकिन फिर वो अपनी बेटी को संभालने के लिए कहते हैं कि ठीक है बेटा हम दोनों उन्हें मार देंगे, लेकिन फिलहाल तुम खाना खा लो। इसके बाद स्वप्ना का पिता पहले दिव्या को किडनैप करके लाता है, जिससे स्वप्ना बहुत खुश होती है। अब वो दिव्या से कहती है कि फ्रेंड्स का मतलब सुख दुख में साथ रहना है, लेकिन तुम मेरे हाल को देखकर पास भी नहीं आई, जबकि मैंने तुम्हारी हर मोड़ पर मदद की थी। इस तरह स्वप्ना आखिर में दिव्या का चेहरा जलाकर उसका गला काट देती है और फिर दिव्या को मारने के बाद स्वप्ना आखिरकार खाना खाने लगती है, जिसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। अब इस तरह स्वप्ना देखते ही देखते कई लोगों को मारती चली जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि स्वप्ना जैसे ही होश में आती है तो वो फौरन काशी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से उसके पिता के पेट में स्टैब हो जाता है, जिससे स्वप्ना का पिता वहीं मर जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद स्वप्ना को पागल खाने में भर्ती किया जाता है, जहां वो खाना नहीं खा रही होती। अब यही बात वहां की वार्डन काशी को फोन करके बताती है, जिसके बाद काशी हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि फोन करने वाली वो वार्डन अब मर चुकी होती है। और इसके बाद जब काशी स्वप्ना को देखने जाता है तो वो सुकून से खाना खा रही होती है, जिसे देखकर काशी समझ जाता है कि ये काम किसका होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वहीं जो लोग कोरियाई ड्रामा के फैंस हैं वो मेरे आई एक्सप्लेन कोरियन ड्रामा चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।